नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पद परिचय। पद परिचय का जो सेकंड पार्ट है, अभी थर्ड पार्ट है, वो है अविकारी शब्द। ठीक है। तो पहले जो पद परिचय का पहला भाग था और दूसरा भाग, उस पर हमने पढ़ा विकारी शब्द। दो आधारों पे पद का परिचय करते हैं। ठीक है। तो जो पहली और दूसरी वीडियो है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है, उसमें हमने विकारी शब्दों की बात की और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अविकारी शब्दों के बारे में। ठीक है। तो पद किसे कहते हैं, एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि कोई भी शब्द, जैसे कमल एक शब्द है ना। शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को, है ना, या शब्दों को क्रमबद्ध रूप से रखते हैं। जब हम व्यवस्थित रूप से रखते हैं तो बन जाता है वाक्य। या शब्दों के सार्थक समूह को हम कहते हैं वाक्य। ठीक है। तो जब ये स्वतंत्र रूप से हैं तो ये शब्द है, लेकिन जब हम उनका वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये पद बन जाएगा। कोई भी शब्द स्वतंत्र रूप से जब इस्तेमाल होता है, लिखा जाता है, तो उसको हम कहते हैं शब्द। लेकिन जब उसको हम किसी वाक्य में इस्तेमाल करते हैं, किसी वाक्य में उसका प्रयोग कर देते हैं, तो वो पद बन जाता है। जैसे कमल अलग से लिखा हमने तो एक शब्द है, लेकिन कमल मेरा प्रिय फूल है, तो कमल मेरा प्रिय फूल है, पांच शब्द आ गए एक वाक्य में, तो ये बन गए 5 पद। ठीक है। तो अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, किसी भी हम जब पद का, किसी शब्द का परिचय देते हैं तो क्या पता होना चाहिए? ये सारी जानकारी हमको होनी चाहिए। जब ये जानकारी होगी तभी तो हम बताएंगे कि वो शब्द है क्या, है ना। जैसे अब कमल ही मान लो, तो कमल क्या है? तो जब इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि एक संज्ञा शब्द है। जब हम संज्ञा के बारे में जानेंगे तभी हम बता पाएंगे कि कमल जो है एक संज्ञा शब्द है। ठीक है। फिर संज्ञा का भेद हमें मालूम होना चाहिए। सब भेद मालूम होंगे तो हम बता पाएंगे कि हाँ, एक विशेष फूल का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये सब डिटेल, अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए, पूरा आपको विस्तृत रूप में जानकारी चाहिए, तो आपको पद परिचय की जो भाग 1 और भाग 2, पार्ट 1 पार्ट 2 में इसकी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। तो अब ये शुरू करती हूँ अविकारी शब्दों को समझाना। अविकारी ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, वाच्य, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जिनका रूप हर स्थिति में एक सा ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको हम कहते हैं अविकारी शब्द। जिन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी लिंग, वचन का, कारक का, वाच्य, काल आदि किसी चीज का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं अविकारी शब्द। इसको हम अव्यय भी कहते हैं। अ जमा व्यय, दो मिला के बनाए। ये अ जो है उपसर्ग है, व्यय मूल शब्द है, इनको मिला के बनाए अव्यय। तो अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, जिनमें बदलाव ना हो, वो होते हैं अविकारी शब्द। तो इसके 5 भेद हैं बच्चों। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। ठीक है। तो क्रिया विशेषण पढ़ेंगे हम। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है बच्चों। वो क्रिया शब्द, अब पहले पता होना चाहिए क्रिया विशेषण है क्या। तो विशेषण तो हम जानते हैं बच्चों, विशेषण के बारे में जानते हैं ना। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है उसको कहते हैं विशेषण। लेकिन अब यहाँ बात कर रहे हैं हम क्रिया विशेषण की। जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया मतलब काम, सोना, उठना, बैठना, जागना, पढ़ना, लिखना, सब क्या है? क्रियाएं। तो इन क्रियाओं की विशेषता को जो शब्द प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ, वहां, ऊपर, नीचे, ये क्या बताते हैं कि काम का जो स्थान, क्रिया हो रही है, वो उसका स्थान कहाँ पर है। यहाँ पर मैं आपको कुछ शब्द दिखा रही हूँ। शब्द को दिखाने का जो काम हो रहा है, शब्दों को दिखाने को, कार्य को दिखाने का जो स्थान है, वो कहाँ है? यहाँ। ठीक है। तो यहाँ शब्द बता रहा है इस क्रिया को कि जो मैं आपको कार्य दिखा रही हूँ, ये शब्द दिखा रही हूँ, है ना, जो ये उत्तर दिखा रही है, प्रश्न दिखा रही है, कुछ भी, तो वो उसका स्थान कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ स्थानवाचक। ऊपर, जरा देखो तो, छत के ऊपर कौन है? ऊपर। तो ये ऊपर शब्द स्थान के बारे में बोध करा रहा है। कौन है सहायक क्रिया है ना, तो है उसके बारे में बता रहा है। कौन? ऊपर शब्द। वहां मेरा बैग रखा है, बैग रखा है ना। बैग रखा है, रखने की जो क्रिया हो रही है, बैग को रखने की जो क्रिया हो रही है, रखना, क्रिया कौन सी है? रखना। तो जो रखने की क्रिया हो रही है वो कहाँ पर है? उसका स्थान कौन सा है? वहां पर, इधर उधर कहीं नहीं, वहीं पर।
स्थान, वहां शब्द जो है वो स्थान बता रहा है। ठीक है, यहाँ क्यों खड़े हो, खड़े होने का जो काम हो रहा है वो यहाँ पे क्यों हो रहा है, तो यहाँ शब्द खड़े होने की विशेषता बता रहा है, इसलिए स्थानवाचक है। कालवाचक, कालवाचक जब कोई शब्द क्रिया के होने के समय के बारे में बताता है तो उसे हम कहते हैं कालवाचक। जैसे लगातार मत बोलो, थोड़ा रुक जाओ, तो बोलो, बोलना एक क्रिया है, और कैसे बोलना क्यों मना किया जा रहा है, लगातार, लगातार मत बोलो, है ना, तो बोलने के बारे में बता रहा है शब्द लगातार, तो इसलिए ये हो गया कालवाचक। समय बता रहा है, प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ता हूँ। पढ़ने की जो क्रिया होती है प्रतिदिन कितनी, प्रतिदिन मतलब रोज, पढ़ने की जो क्रिया होती है वो प्रतिदिन, समय बताया जा रहा है कि ये नहीं कि आज या कल, या मतलब कि किसी एक दिन की बात हो रही है, प्रतिदिन, रोज, रोजाना, ये समय बता रहा है कि रोजाना क्रिया जो रोज होती है। अगला है रीतिवाचक, धीरे धीरे, तेज, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है, ये ध्यान रखो कि क्रिया से पहले जो विशेषण शब्द लगता है उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, तो घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ने की जो क्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है, तेज, दौड़ना क्रिया है, उसके पहले हमने प्रयोग किया तेज का। ठीक है, तो ये विशेषता प्रकट कर रहा है, ढंग बता रहा है। रीति शब्द का मतलब होता है ढंग, रीति का मतलब ढंग या तरीका, किसी कार्य करने का तरीका। जो घोड़े का दौड़ने का तरीका कैसा है, तेज है बहुत, तो ढंग बताता है। धीरे धीरे, मोनिका धीरे धीरे लिखती है, लिखने की जो क्रिया कर रही है मोनिका कैसे कर रही है, धीरे धीरे, तो इसका ढंग बता रहा है। अगला है परिमाणवाचक, परिमाण का शब्द का मतलब होता है मात्रा, परिमाण माने मात्रा, तो इन शब्दों से क्रिया के होने की मात्रा का पता लगता है। जैसे कम, मैं कम बोलता हूँ, बोलने की जो मात्रा है कितनी है, मात्रा बता रहा है, कम बोलता हूँ। या मैं कम कम पानी पीती हूँ, मैं अगर कम पानी बोला मैंने तो पानी कितना कम, पानी की विशेषता का विशेषण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं कम पीती हूँ, पीने के लिए होती है वो कितनी है, वो कम है, मात्रा कितनी है, वो कम। तो जब देखो, जैसे एक एक वाक्य, एक शब्द है सुंदर, अगर मैं कहती हूँ सुनंदा सुंदर है, सुनंदा सुंदर है, सुंदर शब्द यहाँ पर सुनंदा की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, ये है यहाँ पर विशेषण, क्योंकि संज्ञा की विशेषता को प्रकट कर रहा है। लेकिन मैं अगर बोलती हूँ सुनंदा सुंदर लिखती है, तो सुनंदा कैसे हमें नहीं मालूम, लेकिन सुनंदा लिखने का जो कार्य करती है, लिखने का जो कार्य करे, क्रिया कर रही है, वो बहुत सुंदर है, तो क्या है, विशेषण। ठीक है, लिखने की जो क्रिया हो रही है वो बहुत सुंदर है। तो ये मैं आपको बता रही क्रिया विशेषण है, विशेषण की जो विशेषता बताए वही शब्द है, लेकिन यहाँ पर वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब यह बहुत कम, उतना, उतना ही लो जितना तुम्हें भूख हो, लो, लो, लेने की जो क्रिया हो रही है कितनी, उसकी मात्रा बताई जा रही, उतना ही लो, उतना ही लो जितनी तुम्हें भूख है, तो लेने का कार्य है वो कितना, उसकी मात्रा बता रहा है शब्द उतना, कि उतना ही लो मतलब जितनी आवश्यकता है, तो ये मात्रा बता रहा है। ठीक है, या मैं आज बहुत देर खेला, या मैं बहुत देर पढ़ी, तो पढ़ना या खेलना, इनकी क्रिया जो है वो मात्रा बता रहा है शब्द बहुत, कि बहुत खेला या कम खेला, या बहुत पढ़ी या कम खेली, इस तरह से कोई भी अगर शब्द बता रहा है मात्रा बता रहा है। ठीक है, सुमन कल आएगी, तो इसका हम कैसे पद परिचय करेंगे कि कल, कल को अंडरलाइन कर देंगे पेपर में, तो आप कैसे बताएंगे कल, ये तो पता लग गया कि आएगी से पहले आ रहा है, तो कल क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक है, अब ये काल सूचक है, कालवाचक या काल सूचक है, क्योंकि कल समय बता रहा है, आने की जो क्रिया है वो कब है, समय बता रहा है उसका। रोहन पास ही रहता है, ठीक है, तो रोहन पास ही, रहने की जो क्रिया कहाँ पर है, वो पास में ही है, तो क्रिया विशेषण शब्द है ये, तो पता लग गया हमको क्या विशेषण है, स्थान, पास, स्थान के बारे में बता रहा है, स्थानवाचक। और हमको एक चीज और बताना पड़ता है हमको कि किसकी ये विशेषता बता रहा है, किस क्रिया की विशेषता को प्रकट करना है, हमको ये बताना पड़ता है कि रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम बताएंगे आएगी, आएगी की विशेषता बता रहा है, ये भी बताना पड़ता है हमको, जब हम पद परिचय करते हैं हमें बताना पड़ता है कि कौन सा विशेषण है, कौन सा उसका भेद है, और फिर किस क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है वो, तो आएगी और यहाँ पर रहता है इसकी विशेषता को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं समुच्चय बोधक पर। समुच्चय बोधक,
इसको हम योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक को बच्चों क्या कहते हैं? इसको हम योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक है क्या? अच्छा, योजक क्या है? आपको देखोगे मैम कि समुच्चय बोधक क्या है और योजक क्या है? समुच्चय बोधक जो है, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक और योजक, योजक मतलब जोड़ने का शब्द। आपने विराम चिन्ह में पढ़ा होगा कि जोड़ने का जो कार्य करता है योजक, योजक का चिन्ह ये होता है ना। और योजक का मतलब कि दो जोड़ने वाला, दो को जोड़ने वाला, ठीक है। तो समुच्चय बोधक का अर्थ क्या हुआ कि दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को, समझ रहे हो, दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द को हम कहते हैं समुच्चय बोधक या योजक। समुच्चय बोधक या योजक, इसके दो विध होते हैं बच्चों, समानाधिकरण और व्यधिकरण। जो समान स्तर वाले शब्दों, जो समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे एवं, किंतु, परंतु और। राम और श्याम दोनों भाई हैं, जो एक समान स्तर वाले शब्दों को, है ना, या वाक्यांशों को, वाक्य के अंशों को या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें कहते हैं समानाधिकरण, ठीक है। किंतु, एवं, परंतु, मैं तुम्हारे घर अवश्य आता, परंतु मेरी गाड़ी खराब हो गई। तो परंतु दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। राम और श्याम दोनों भाई हैं, दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इसके भी चार भेद हैं, इसके भी समानाधिकरण के भी चार भेद हैं। इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ नाम बता देती हूँ, संयोजक, विकल्पक, विरोधक और परिणामक। फिर से बता देती हूँ, संयोजक, एवं, तथा, विकल्पक या अथवा, विरोधक, परंतु, लेकिन, और परिणामक, इसलिए, अतएव, अन्यथा आदि, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं व्यधिकरण की। ये समझ गए ना आप लोग? समझ गए इन वाक्यों के बारे में, है ना, कि मैं तुम्हारे घर आता परंतु मेरी गाड़ी खराब हो गई, किंतु, परंतु, क्योंकि, ये सब शब्द जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये सब समानाधिकरण, समुच्चय बोधक शब्द हैं, ठीक है। अब बात करते हैं व्यधिकरण की। एक प्रधान उपवाक्य में, एक प्रधान उपवाक्य में एक या उससे अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जो शब्द एक प्रधान उपवाक्य में एक या उससे अधिक आश्रित, एक ही नहीं, उससे अधिक आश्रित, उसके ऊपर आश्रित होते हैं, उपवाक्यों को जोड़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? व्यधिकरण, समुच्चय बोधक। व्यधिकरण, समुच्चय बोधक, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं। चलो ये बता देती हूँ आपको एक बार कि जो ये है, इसके भी चार भेद हैं, इसके भी चार भेद हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस यही ध्यान रखिए कि कौन कौन शब्द हैं। मेन आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही बताना है आपको। समुच्चय बोधक शब्द जो है ये है इसलिए, या, और, तथा, व, और, ये शब्द। मैं नाच नहीं सकती क्योंकि मेरे पाँव में दर्द है, तो क्योंकि समुच्चय बोधक शब्द हो गया। मेहनत करो अन्यथा पछताओगे, तो अन्यथा क्या है? मेहनत करो अन्यथा पछताओगे, इसका है ये परिणामक होगा, ये समुच्चय बोधक। आपको सिर्फ इतनी डिटेल देनी होगी इसकी बस। समुच्चय बोधक आप जब पद परिचय करेंगे आप समुच्चय बोधक का, तो आप क्या करेंगे? एक तो आप बताएंगे भेद कि समानाधिकरण है या व्यधिकरण, ठीक है बच्चों। जो समान स्तर पे करें, एवं, तथा, या, अथवा, परंतु, लेकिन, ऐसे शब्द जो हैं, किंतु, परंतु, तो ये समान स्तर वाले शब्दों पे जो जोड़ते हैं तो उनको कहते हैं हम कि समानाधिकरण है, ठीक है। तो आपको भेद बताना पड़ेगा। व्यधिकरण, ये आ गए ना जो शब्द हैं कि जो उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं। एक प्रधान उपवाक्य होगा, उसमें उस पर डिपेंड आश्रित वाले उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। और उन पदों का आपको देना पड़ेगा कि वाक्यांशों की जानकारी देनी पड़ेगी जिन्हें समुच्चय बोधक जोड़ता है। जैसे उदाहरण देखिए, राम और श्याम पढ़ रहे हैं, राम और श्याम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें और शब्दों को बताना पड़ेगा, कैसे करेंगे हम? और समानाधिकरण, समुच्चय बोधक आपको देना पड़ेगा इसका नाम, ठीक है। राम और श्याम को जोड़ रहा है, तो क्या करेंगे आप
ये दो पदों को बताना पड़ेगा कि राम और श्याम, इन पदों को ये जोड़ रहा है शब्द, और शब्द जो है इन दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, एक और है, सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। तो यहाँ भी और है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सूर्योदय हुआ एक वाक्य है, ठीक है, और दूसरा उपवाक्य ये हो गया पक्षी चहचहाने लगे, दोनों को जोड़ रहा है और शब्द। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। आगे नेक्स्ट देखो, वह निर्धन अवश्य परंतु बहुत ईमानदार भी है ना। तो यह व्यधिकरण समुच्चय बोधक हो गया, बीमार था। इस उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से जोड़ रहा है। ये आपको बताना पड़ेगा पद परिचय में कि जो वह बीमार था, ठीक है, इस उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से जोड़ रहा है कि वह विद्यालय नहीं आ पाया। ये आपका जो है ये प्रधान उपवाक्य है कि विद्यालय नहीं आ पाया। ये प्रधान उपवाक्य इसको जोड़ने के लिए साथ में उसके बीमार था, इसे जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया, क्योंकि का। ठीक है, तो ऐसे बच्चों आगे भी आप एक और समझ लीजिए कि सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। इस उपवाक्य को प्रधान उपवाक्य से कौन जोड़ रहा है, कौन सा वाक्य, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये इसका प्रधान उपवाक्य है। सारा सभी जानते हैं। देखो ये डिपेंड है इस पे, ये आश्रित है। मुख्य जो है ना, प्रधान मुख्य वो है उपवाक्य, ये वाला है। तो इससे जोड़ रहा है इसको कौन, की शब्द। ठीक है, अब हम बात करेंगे संबंध बोधक की। किसकी बात करेंगे हम, संबंध बोधक की। ठीक है, अब संबंध बोधक क्या है, जो शब्द वाक्य में आए शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं संबंध बोधक। जो शब्द अविकारी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर के, जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर के उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझो कि जो शब्द वाक्य में आए, हम ये भी कह सकते हैं किसी भी शब्द, मान लो ये वाक्य में ये शब्द है, ये संज्ञा है या सर्वनाम, इसकी जगह हम लगा दे, तो उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से। ठीक है, जो अविकारी शब्द किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं संबंध, उन्हें कहते हैं संबंध बोधक। ठीक है, विशेष क्या है इसमें, अधिकतर संबंध बोधक शब्दों के पहले के, की, से ऐसे कारक चिन्ह लगते हैं। कारक चिन्ह जानते हैं ना आप, कारक के बारे में पहले दोनों वीडियो बता चुकी हूँ मैं। कारक के बारे में, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, ये सब, तो इन्हें हम कहते हैं संबंध का के की। उसमें एक संबंध भी है, का के की। ठीक है, तो वही वाले संबंध वाले जो शब्द हैं वो लगाए जाते हैं। ऐसे शब्द जो होते हैं इनके आगे अधिकतर संबंध बोधक शब्दों से पहले आगे क्या लगते हैं, कारक चिन्ह लगते हैं ज्यादातर, के, की, से। ये कारक जो है, ये परसर्ग भी कहते हैं इनको, इनका प्रयोग भी, कारक चिन्हों का प्रयोग भी आगे होता है अधिकतर। अब गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, कई बार नहीं भी होता। देखो यहाँ पे परसर्ग का प्रयोग नहीं किया, परसर्ग विभक्ति और कारक एक ही बात है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, यहाँ गे नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड के अंदर है ना, गुरु बिना ज्ञान मतलब गुरु के बिना। तो बिना शब्द जो है गुरु का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बता रहा है। विद्यालय के सामने मेरा घर है, विद्यालय का संबंध मेरे घर से क्या है, किसी के सामने है, तो के सामने संबंध बता रहा है। ऐसे मेज के पास कुर्सी पड़ी है, मेज इस संज्ञा का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कौन बता रहा है, के पास शब्द। तो ये हो गया संबंध बोधक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक। क्या पढ़ेंगे अब हम, विस्मयादि बोधक नंबर 4 पे, विस्मयादि बोधक। ठीक है, अव्यय बोल सकते हैं, अविकारी शब्द बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए ध्यान से समझिएगा, इसको भी समझिएगा आप ध्यान से कि विस्मयादि बोधक क्या है। जिन शब्दों से कोई भाव प्रकट हो, जिन शब्दों से कोई भाव, शोक का भाव हो सकता है, घृणा का हो सकता है, विस्मय का हो सकता है, आश्चर्य, लज्जा, भय, प्रशंसा, ऐसे कोई भी भाव प्रकट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द या विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है,
जैसे कि अगर आपकी को चोट लग गई, अचानक सब क्या मुंह से निकलेगा आपके, हाय मेरे मुझे चोट लग गई, है ना। अच्छा, सच तुम पास हो गए। किसी बच्चे की पास होने की उम्मीद ना हो और वो पास हो जाए, क्या कहेंगे, सचमुच तुम पास हो गए। कैसे भाव निकलेंगे, कैसे मुख शब्द निकलेंगे, सचमुच। अच्छा, कुछ बहुत आपका फेवरेट डिश मिल जाए आपको, एकदम देखते ही कहोगे वाह। जब आप चखोगे तो क्या बोलोगे, कोई टेस्टी हो, कोई मनपसंद व्यंजन हो, बहुत टेस्टी हो, क्या बोलोगे, वाह क्या स्वादिष्ट व्यंजन है। एकदम आपके मुख से निकलेगा वाह। आपको मैच जीत गए, आपके मुंह से क्या निकलेगा, वाह हम मैच जीत गए, है ना। तो ऐसे शब्द होते वाह, बाप रे, छी, सच, सुनो जी, हट, हाय। ऐसे शब्द मुख से निकलते हैं अचानक से। जब निकलते हैं ऐसे शब्द, भाव प्रकट होता है जिनसे कोई ना कोई। अगर कोई बोलता है हाय, आपको भाव क्या क्या लगेगा कि जरूर कोई ना कुछ परेशानी है, कोई दुख है ना। वाह, तो क्या लगेगा आपको, कोई खुशी की बात है। एकदम वाह शब्द बोलोगे तभी जब ऐसे मुख से भाव, आपके मुंह पे भाव प्रकट हो जाएंगे। वाह, आपके चेहरे को देख के पता लग जाएगा बहुत खुशी में है आज। आज तो तुम बहुत खुश हो, क्या बात है। वाह हम मैच जीत गए, अरे हम मैच जीत गए। मुख से क्या निकला, वाह, है ना। छी बड़ी गंदगी है, घृणा का भाव। तो जिनसे ये ऐसे भाव प्रकट हो उन्हें हम कहते हैं विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक। इसका परिचय हम कैसे देंगे, इसका परिचय हम देंगे, देखो कि वाह से वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह विस्मय आदि हर्ष का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो हम बताएंगे इसमें वाह शब्द जो है वो हर्ष का भाव प्रकट, भाव बताना पड़ेगा हमको कौन सा भाव प्रकट कर रहा है। जब परिचय देंगे तो क्या बताएंगे कि विस्मय आदि बोधक कौन सा शब्द है और उसका उसे भाव कौन सा प्रकट हो रहा है, घृणा का, प्रेम का, आश्चर्य का। ठीक है, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो विस्मय आदि बोधक, और आप लिखेंगे हर्ष का भाव प्रकट हो रहा है। ओह, शोक का भाव प्रकट हो रहा है। अरे, आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। छी, अगर आ जाता है शब्द छी, बड़ी गंदगी है, छी बहुत गंदगी है, तो कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, घृणा का, है ना। ऐसे ही सचमुच, यह सच, तो आश्चर्य का, हमें यकीन ना हो जिसपे और वो काम हो जाए तो हम क्या करेंगे, सच में ऐसा हुआ, तो यहाँ पर आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, ये चिन्ह है, ये चिन्ह लगा होता है, ये भी ध्यान रखना। ऐसे शब्दों के साथ में हाय, वाह, सचमुच, बाप रे, बाप रे, भय का भाव प्रकट हो रहा है। साथ में ये चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं, ये चिन्ह लगा होता है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे और बता देंगे कि कौन सा भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं निपात पर। निपात का परिचय देते समय निपात का उल्लेख तथा क्रिया के अर्थ में विशेष प्रकार का बल देता है। देखिए, पांचवा और लास्ट है निपात। निपात, निपात का परिचय देते समय हम क्या करेंगे, निपात का उल्लेख करेंगे कि निपात शब्द कौन सा है और क्रिया के अर्थ में ये विशेष बल दे रहा होता है जिसपे, उसको भी लिखना जरूरी होता है। जैसे उदाहरण समझो, आप उदाहरण समझ पाओगे, तुम तो पकड़े जाओगे, मुझे भी पकड़वाओगे। तो यहाँ पे निपात कौन सा शब्द है, तो जो है वो निपात है ना, और भी निपात है कि मतलब तुम पकड़े जाओगे। देखो हम बोलते हैं तुम पकड़े जाओगे, तो ये निपात नहीं होता, तुम पकड़े जाओगे, यहाँ पे निपात का प्रयोग नहीं होता। लेकिन निपात का प्रयोग मतलब जब किसी भी विशेष बल दिया जाता है, देखो कि अर्थ में बल, मतलब किसी के वाक्य के अर्थ में प्रभाव पड़ता है बहुत अधिक। तुम पकड़े जाओगे, जब हम तो लगा दे रहे हैं तो उसमें प्रभाव अधिक पड़ रहा है कि तुम तो पकड़े ही जाओगे, मुझे भी पकड़वाओगे, है ना। ज़्यादा अधिक बल पड़ता है और उसको ताकत मिलती है, और ऐसे शब्द लगाने से वाक्य में और मतलब कि बल आ जाता है ना। तुम पकड़े जाओगे, मुझे पकड़वाओगे। देखो, आपको नहीं लग रहा ना ऐसा कि ऐसे इसके अर्थ में बल आ रहा है, लेकिन तुम तो पकड़े ही जाओगे, मुझे भी पकड़वाओगे। तो ये निपात, पकड़े जाओ क्रिया के अर्थ में विशेष प्रभाव उत्पन्न कर रहा है ना, और उसमें विशेष जोर भी जा रहा है, विशेष बल इस पर दे रहा है। तो निपात, पकड़वाओगे, इसमें भी विशेष प्रकार का बल भर रहा है ना। ही, यह काम आपको करना ही पड़ेगा, किसी भी कॉस्ट पे आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो करना पड़ेगा, ही जोर दे रहा है इस पे, करना ही पड़ेगा। ही शब्द से और जो उस पर बल मिल रहा है और विशेष बल दे रहा है इस क्रिया शब्द पर, तो यहाँ पे ये निपात है। ठीक है, तो दो चार मैं आपको बता देती हूँ, उदाहरण एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपकी बुक से एक्सप्लेन कर रही हूँ। घंटी बजी है, कोई आया है। अब घंटी के बारे में, घंटी क्या है,
आपको बताना पड़ेगा, इसका पद परिचय करना है, क्योंकि लाइन लगाई इसके प्रश्न में ये पूछा जा रहा है घंटी के बारे में पद परिचय करो। तो घंटी, देखो घंटी इसका जातिवाचक संज्ञा, कोई विशेष नाम नहीं है इसका, तो जातिवाचक संज्ञा है। घंटी एक है या घंटियां हैं? एक है ना, तो एक वचन, ठीक है। और घंटा होता तो पुल्लिंग होता, पर घंटी है तो घंटी बज गई, हम ऐसे नहीं बोलते घंटी बज गया, तो बज गई स्त्रीलिंग है, ठीक है। और कर्ता कारक, इसमें कारक कौन सा है? घंटी के द्वारा कार्य हो रहा है ना, तो ये कर्ता कारक हो गया, ठीक है। तो एक और हम देख लेते हैं उदाहरण। तुम तो मेधावी छात्र हो, तुम तो, इसका पद परिचय कैसे करेंगे हम? तुम जो है वो पुरुषवाचक, पुरुषवाचक है ना, पुरुषवाचक संज्ञा लिखेंगे पहले आप तुम के बारे में, संज्ञा नहीं सॉरी सर्वनाम लिखेंगे आप, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, ठीक है। और तुम बता चुकी मैं पहले की वीडियो में बता चुकी डिटेल में काफ़ी कि प्रथम ये उत्तम पुरुष है और सब कुछ बता चुकी मैं पहले आपको पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब मैं इसका सिंपल आपको बताती जा रही हूँ, फटाफट एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि तुम जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, मध्यम पुरुष है। मैं मेरा ये होता है प्रथम पुरुष है ना, ये मध्यम पुरुष है, प्रथम पुरुष नहीं है। जब मैं मेरा मैं अपने लिए वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है वो होते हैं प्रथम में, और ये जब दूसरे के सुनने वाले के लिए प्रयोग कर रहा है तो वो मध्यम पुरुष। तो ये तुम जो शब्द है वो मध्यम पुरुष है और एक वचन। तुम लोगों नहीं बोल रही हो, तुम बोला जा रहा है सिर्फ, है ना। तुम एक बच्चे की बात हो रही है तो एक वचन है। और छात्र हो, छात्रा नहीं बोला जा रहा ना, छात्र हो, तो मतलब ये एक वचन और पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग कहलाएगा। छात्रा होता तो स्त्रीलिंग हो जाता, ठीक है बच्चों। और फिर बाद में कर्ता कारक, इसके द्वारा कार्य संपन्न हो रहा है, कर्ता है ये, इसमें जो बात हो रही है वो इसकी हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करेंगे, ओके बच्चों। तो ये 3 पार्ट में है वीडियो पद परिचय की, और मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ जाएगा। तीनों वीडियो अगर आप देख लेते हो तो पद परिचय कैसे करना है आप समझ जाएंगे अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, ओके। अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करो, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, मेरी और मेरे विद्यालय की तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। सब मन लगा कर पढ़ाई करो, पेपर आपका नज़दीक है ना। और बहुत ध्यान से करना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे प्रश्न जब पत्र पढ़ते हैं तो एकदम से घबरा जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। ठंडे दिमाग सोचोगे, एक प्रश्न अगर समझ में नहीं आए तो उसको आप 1 बार 2 बार रीडिंग करोगे ध्यान से, अगर ठंडे दिमाग सोचोगे ना, और 2-3 बार लगातार उसको रीडिंग करोगे, इसकी पढ़ोगे इसको आप ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है ना। सब आपको ध्यान आ जाएगा। लेकिन अगर आप घबरा जाएंगे तो पेपर नहीं दे पाएंगे। तो आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से पेपर दीजिएगा, मन लगा करके प्रश्न को पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, बहुत हड़बड़ी मत कीजिएगा, ठीक है। और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ध्यान से काम करना है, ठीक है। और बिल्कुल खुश होकर काम करना है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, आप अच्छे नंबरों से पास हों, अच्छे से पेपर अपना दें, ठीक है। बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से आपके बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, ओके बच्चों। तो बाय बाय।